नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए जो भी जीके यहाँ पे लाते हैं, जो भी क्विज समान ज्ञान आपके लिए सेलेक्ट करते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। इसलिए हम आपके लिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं वो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पे आप पहला सवाल देख सकते हैं। किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? वो कौन सा मंत्रालय है जिसका नाम बदल दिया गया और नया नाम क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी विधि एवं विकास मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय और डी जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है नाम चेंज कर दिया गया है, यानी कि बदल दिया गया है, और इसका नाम नया क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। ये इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और ये नया क्विज जीके है, यानी कि हाल फिलहाल में ही हुआ है, हो सकता है ये आपको पता भी होगा। और मानव विकास संसाधन मंत्रालय को शॉर्टकट में MHRD कहा जाता है। ठीक है, एम कई जगह नहीं भी देता है, HRD ही देता है। तो इसलिए HRD भी दे तो आप समझ जाइएगा उसका मतलब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर MHRD दे तो उसका भी मतलब हो जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। HRD का मतलब हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO से अपनी सदस्यता हटा लिया है? तो ये काफ़ी जो है विवादित भी यहाँ पे हुआ था, और ये शायद आप लोगों को भी पता भी होगा। ये कोरोना वायरस की स्थिति के दौरान ही हुआ है। तो 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने जो है WHO से अपनी सदस्यता जो है वो हटा लिया। और क्यों हटाया है? चूंकि अमेरिका को ये लग रहा था कि जो WHO है वो कोरोना वायरस की जो परफेक्ट जानकारी है वो दुनिया के सामने नहीं दे रहा है, और दूसरी वो चीन का समर्थन कर रहा है। WHO जो है चीन का समर्थन कर रहा है। इसी को लेकर अमेरिका ने क्या किया है? WHO से अपनी सदस्यता वापस कर लिया है। तीसरा सवाल आप यहाँ पे देखिए, ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? BRICS, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन 4 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स जो आप देख रहे हैं, BRICS, ये पांचों जो है ये देश का नाम है। ठीक है, इसलिए आप इसमें लेटर को काउंटिंग कर लीजिए। 5 लेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। अब कौन कौन सा देश है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो BRICS पांचों का 5 मीनिंग है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये पांचों जो है इस ब्रिक्स में शामिल है। कौन कौन सा है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ? 2009 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? 2009 में। और जिस समय ये स्थापना हुआ उस समय जो इसका नाम था ब्रिक था। ये भी आपको याद रखना है। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि ब्रिक्स का पुराना नाम क्या था, या फिर ब्रिक्स का सबसे पहले का नाम क्या है? तो वो है ब्रिक, यानी कि इसमें एस लास्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, ब्रिक है। और 2010 में जब साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा तब जाके इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। नहीं तो पहले 4 ही देश था, और वो 4 देश कौन सा था? ब्राजील, रूस, भारत और चीन। और 5वां देश 2010 में शामिल हुआ वो है साउथ अफ्रीका, और इसी को लेकर जो है इसका नाम आज के डेट में क्या हो गया है? ब्रिक्स हो गया है। और इसका जो मुख्यालय है वो चीन के शंघाई में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो चीन के शंघाई में है। दूसरा, इस क्वेश्चन से एक और सबसे बड़ा फैक्ट निकलता है, वो फैक्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए। ब्रिक्स समूह के द्वारा स्थापित जो बैंक है उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ठीक है, NDB का नाम आप सुने होंगे। एनडीबी जो है ब्रिक्स के द्वारा ही गठित एक बैंक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि NDB बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किसने किया है? तो वो है ब्रिक्स ने किया है। ब्रिक्स का जो 5 देश है, पांचों देश ने मिलकर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का गठन किया। और कब किया है? तो 15 जुलाई 2014 में, 15 जुलाई 2014 में NDB का गठन हुआ। चलिए चौथा सवाल यहाँ पे देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? ये आप यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए, सोचिए, और फिर यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है चारों ओर से क्या है? सभी ओर से भूमिबद्ध है।
चलिए यहाँ पे पांचवा सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। इस सवाल में आप सिर्फ दिमाग डालिए, यहाँ पे अपने माइंड का यूज कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा सूचकांक है जो मानव विकास का पैरामीटर नहीं है। तो सबसे पहले आप सवाल को समझिए कि सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है। अब मानव विकास की बात हो रही है, तो मानव विकास हर क्षेत्र से हो सकता है। यहाँ पे जितना ऑप्शन दे रहा है, मानव विकास किस कैटेगरी में डेवलपमेंट कर रहा है वो आप देखिए। और उसके बाद पैरामीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ का मापने का एक इकाई होता है, ठीक है, उसे मापा जाता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। अब ऑप्शन 4 देखिए, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। अब देखिए, शिशु अगर बच्चा मरता है तो उससे मानव विकास का हम जनसंख्या में काउंटिंग कर सकते हैं कि कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है। चलिए बी देखिए, सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता यानी कि आप किसी से जात भाव को लेकर आप भेदभाव करते हैं या फिर धर्म के आधार पे अगर आप भेदभाव करते हैं तो उससे मानव विकास के सूचकांक पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि किसी भी जब हम मानव के विकास की बात करते हैं तो आय के आधार पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि मानव का विकास कितना हो रहा है, कोई भी देश जो है कितना विकसित हो रहा है। प्रतिशत आय भी निकालते हैं कि कितना परसेंट जो है कितना साल में वृद्धि किया। तो ये ऑप्शन ए, सी और डी तीनों जो है मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर है, जबकि ऑप्शन बी जो है सामाजिक असमानता, ये मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। छठा सवाल आप यहाँ पे देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान सदस्यों में, अब सबसे पहले यहाँ पे एक और फैक्ट इसका निकल जाता है, वो भी आप याद कर लीजिए, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज में कितने प्रधान थे, उनके पास कितने प्रधान थे। तो उसमें ऑप्शन देगा तो अष्ट प्रधान यानी कि 8 प्रधान थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो मेन फैक्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुमंत। सुमंत जो है शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामलों की देखरेख करता था। सातवां सवाल आप यहाँ पे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रवर समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किया जाता है। अच्छा, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो वो है 1 अक्टूबर 1926। याद रखिएगा कब है, 1 अक्टूबर 1926। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, वो है नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुआ, 1 अक्टूबर 1926 को। और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वह है राष्ट्रपति। इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए 8वां सवाल आप यहाँ पे देखिए, वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, यानी कि एरोप्लेन के टायर में जो है कौन सा गैस भरा जाता है। ऑप्शन 4 है, ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और फिर डी जो है ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीलियम। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो वो है हीलियम। 9वां सवाल आप यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। 4 ऑप्शन है, खड़गपुर जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन और फिर हावड़ा। तो यहाँ पे देखिए एक बदलाव हुआ है, काफ़ी सारे प्रतिभागी हैं जो इसको नहीं जान रहे हैं, और अक्सर प्रतिभागी जो है इसमें खड़गपुर जंक्शन वाले में टिक करेंगे, लेकिन ये अब बदल चुका है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन हो गया है। और भारत का ही नहीं, इसके साथ जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे जंक्शन हो गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन हो गया है, गोरखपुर जंक्शन। तो ये आपको याद रखना है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है या फिर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, दोनों में से जो पूछे तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि गोरखपुर जंक्शन है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 10वां सवाल आप यहाँ पे देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा अधिक है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा अधिक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, डी नाइट्रोजन और सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रोजन।
वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है 20.95 है, ठीक है, 20.95 ये इसका मात्रा है वायुमंडल में। ऑक्सीजन का कितना है, 20.95। आर्गन का हो जाएगा 0.93, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्गन में कितना है, 0.93, तो आप चाहे तो इसको लिख कर रख भी सकते हैं। और नाइट्रोजन का है 28.09, 28.09, और कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ और सिर्फ 0.03 है। तो ये आपको इतना इस क्वेश्चन से फैक्ट आपको याद रखना है। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो है 0.03। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 28.09, ठीक है। पॉइंट अगर आप भूल भी जाते हैं तो 78 आप याद रखिए। आर्गन की मात्रा कितनी है, तो 0.93, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 20.95। तो यहाँ से एक फैक्ट आप समझ लीजिए। देखिए आपको परसेंटेज को यहाँ पे भूल जाना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78%, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20%। अब दो बचता है, आर्गन तो 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। इस तरीके से आपको इस वीडियो का जो लास्ट सवाल था 10वां, वो यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में एक लास्ट सवाल यानी कि 11वां सवाल जो है हम आपके लिए देते हैं, यानी कि दर्शक के लिए देते हैं, व्यूअर्स के लिए देखते हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं हम उनके लिए ये सवाल देते हैं। और इसका जवाब जो है इस वीडियो में हम आपको नहीं देते हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम होगा तो आप जाके वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब क्या कीजिएगा, पोस्ट कर दीजिएगा। तो देखिए आपके लिए जो 11वां सवाल सेलेक्ट किया गया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास किस लेखक ने लिखी है, ठीक है। गुनाहों का देवता एक पुस्तक है यानी कि उपन्यास है, और इस उपन्यास को किसने लिखा है। ऑप्शन 4, ए धर्मवीर भारती, बी महादेवी वर्मा, सी हरिवंश राय बच्चन, और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इस चारों में से इसका कौन सा सही जवाब है, अगर आपको मालूम है तो आप जाकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो जवाब है वो पोस्ट कर दीजिए। और इस तरीके से आज का वीडियो का टोटल सवाल जो है यहीं पे समाप्त होता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नए जीके के साथ। और ध्यान रखिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप इस वीडियो में जितना जीके पढ़ते हैं, जितना क्विज समान ज्ञान आप यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं या फिर समझते हैं, किसी भी आंसर पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर शक करने की ज़रूरत नहीं है। हर आंसर जो आपके सामने परोसा जाता है वो बिल्कुल जांच पड़ताल करके ही आपके सामने लाया जाता है। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके के साथ।